हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य संपूर्ण करवाने की एक मुहिम शुरू कर रखी है। तो उसी के संदर्भ में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल संपूर्ण करवा दिया है। आधुनिक काल के पद्य खंड के जितने भी उपभाग हैं, यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, काव्य की दृष्टिकोण से, छायावादी युग, प्रगति, प्रयोग, यहाँ तक हम सारा सब कुछ अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। एक बार अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करें और आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे, हमने अभी शुरुआत कर रखी है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को कविता के विकास क्रम में जितने भागों में भी विभाजित किया गया है वो सारे हम कर चुके हैं। और अब आधुनिक काल का गद्य खंड हम पढ़ने वाले हैं कि गद्य खंड के अंतर्गत आपके कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टार, संस्मरण इत्यादि ये सब आते हैं। तो हमने सबसे पहले शुरू कर रखा है नाटक। और नाटक का जो विकास क्रम है, कहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत में कौन कौन से नाटक आए, इन सब के ऊपर एक मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें कि सबसे पहले जो नाटक का प्रारंभ है वो भारतेंदु से शुरू होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी नाटक के विकास की परंपरा का अध्ययन करने के हेतु हम उसे निम्न कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 भारतेंदु युगीन, दूसरा प्रसाद युगीन और तीसरा प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। तो भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक हम पढ़ रहे हैं। और भारतेंदु के जो नाटक है वो इम्पोर्टेंट हैं। इनके कुछ मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुदित नाटक हैं। तो इनके भारतेंदु के नाम से, भारतेंदु के नाटक नाम से मैं एक अलग से वीडियो डाल चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। यानी कि भारतेंदु जी तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ इनके युग के और अन्य लेखक कौन कौन थे जिन्होंने नाटक लिखे। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 से 1900 तक के जो नाटक हैं भारतेंदु युगीन, इसके बारे में। तो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरी वीडियो डालेंगे प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, और तीसरी वीडियो में प्रसाद के बाद जी, यानी कि जयशंकर प्रसाद के बाद के हिंदी नाटक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि ये मैं सारे आपको ऐसे बारी बारी करवाऊंगी यहाँ पर, वैसे मैं भारतेंदु जी के सभी नाटक डाल चुकी हूँ। और अगर आपको सारी वीडियो एक ही साथ चाहिए तो आप ये भी बता सकते हैं कि केवल जिसको बस केवल नाटक ही चाहिए तो वो इस तरीके से भी मैं, लेकिन सबसे लास्ट में डालूंगी मैं ये हिंदी के प्रमुख नाटककार एवं उनके नाट्य कृतियाँ। तो जो बच्चा डिटेल नहीं पढ़ना चाहता, जिसको सीधे ही नाटक चाहिए, तो मैं इस तरीके से आपको एक टेबल की फॉर्म में भी मैं आपको दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप देखिए जैसे कि लाला श्रीनिवास को ही ले लेते हैं, इसका रणधीर प्रेम मोहिनी एक नाटक है। अब आपसे एक तो प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है, तो आप बता देंगे लाला श्रीनिवास का। लेकिन इस नाटक के अंतर्गत इसकी विषय वस्तु क्या है, तो उसके बारे में भी हम एक एक लाइन में बताएंगे। इसीलिए हमें डिटेल से पढ़ना जरूरी होता है, ताकि उससे आगे पीछे या उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछे तो आप गलती ना करें। तो ये सब हम सबसे लास्ट में डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। तो आपको याद रखना है कि नाटक के विकास क्रम में 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग हम भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं। और नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको चाहिए कि इनसे संबंधित और भी बहुत सी बातें होती हैं, तो इससे पहले जो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ भारतेंदु के नाटक में, उसमें मैंने सारा शुरुआत से बताया कि कहाँ से नाटक का विकास क्रम शुरू हुआ, कौन कौन से नाटक थे, नहुस था और शीतला प्रसाद त्रिपाठी का था। तो ये सारे मैं बता चुकी हूँ, आप पहले वाली वीडियो जरूर देखें नाटक की। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु जी के नाटक के बारे में मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, स्पेशल एक अलग से वीडियो, क्योंकि इनके नाटक इंपॉर्टेंट हैं और एक प्रश्न वहां से जरूर पूछा जाता है।
तो भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक की समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी। थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और शुरुआत की बातें अगर आप सुनने में आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आप सहज महसूस नहीं कर सकते हैं, तो आप वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा आगे से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमए बीए वाले, यूजीसी नेट, एस्टेट या हिंदी साहित्य जहाँ पर भी पूछा जाता है, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो हमें अन्यत्र इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे कि कई आपको यूट्यूब पे और भी पढ़ा रहे होंगे कि प्रसाद युगिन नाटक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको एक एक लाइन में बता देंगे, लेकिन फिर आप उन्हें रटते हैं, समझते नहीं हैं। और समझ कर अगर हम याद करते हैं तो हम कभी भी नहीं भूलते हैं। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहें। भारतेंदु युग में मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम रही। एक ओर तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, दूसरी ओर मौलिक नाटकों की भी रचना की गई। क्या कह रहा है कि भारतेंदु युगी नाटक में केवल मौलिक नाटक ही नहीं लिखे गए, अनुदित नाटक भी लिखे गए। अनुदित नाटक क्या होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके लिखते हैं। तो खुद भारतेंदु ने बहुत सारे अनुदित नाटक लिखे हैं। तो ये परंपरा रही। अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाट्य कृतियों पर आधारित है। यानी कि भारतेंदु युग में जो अनुदित नाटक लिखे गए वो बंगला भाषा के थे, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं की नाट्य कृतियां पर आधारित हैं। इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की। इनकी सूची निम्नवत है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी भारतेंदु युग के नाटक, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो मैंने डाली है भारतेंदु के नाटक नाम से, तो उसमें मैंने सब इनके सन डिटेल कि ये कहाँ से लिया गया है तो वो, और इनकी ट्रिक, ये सारी मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सिर्फ ये कनेक्टिविटी करने के लिए, आपको जोड़ने के लिए कि भारतेंदु युग में सबसे पहले हम भारतेंदु जी के पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इनके मंडल के और अन्य लेखक हैं उनके नाटक पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो विद्या सुंदर इनका एक अनुदित नाटक है 1868 में, और संस्कृत के चोर पंचासिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में ऐसे पूछते हैं कि भारतेंदु जी का विद्या सुंदर नाटक संस्कृत के किस नाटक का अनुवाद है, तो आप बताएंगे चोर पंचासिका का अनुवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी प्रकार से, इनके सन भी साथ साथ दिए गए हैं। रत्नावली क्या है? रत्नावली संस्कृत से अनुवाद है। धनंजय संस्कृत से अनुवाद है। कर्पूर मंजरी ये भी संस्कृत से अनुवाद है। और ये पाखंड विडंबन, ये पेपर में पूछा जाता है। ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। और मुद्रा राक्षस ये भी संस्कृत नाटककार विशाख दत्त कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक का ही हिंदी अनुवाद है। यानी कि मुद्रा राक्षस के नाम से संस्कृत के एक नाटककार विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा और उसी नाम से, सेम मुद्रा राक्षस के नाम से ही उसका अनुवाद कर दिया भारतेंदु जी ने। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों चल रही हूँ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ इनके बारे में, और इस नाटक में क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, ये भी मैं इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो दुर्लभ बंधु 1880 में अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। पेपर में ऐसे पूछेंगे कि भारत द्वारा रचित दुर्लभ बंधु जो नाटक है वो अंग्रेजी के किस नाटक का हिंदी अनुवाद है, तो वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंग्रेजी जो नाटककार हैं वो कौन है? शेक्सपियर हैं। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने जिन मौलिक नाट्य कृतियों की रचना की उनकी सूची निम्न प्रकार है। तो वो तो थे भारतेंदु जी के नाटक, ये अनुदित नाटक, और ये है मौलिक नाट्य कृतियां। वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती, ये पेपर में इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि ये भारतेंदु जी का किस प्रकार का नाटक है, तो नाटक का प्रकार है ये एक प्रहसन है। प्रहसन होता है जिसमें हास्य व्यंग्य होता है। और सत्य हरिश्चंद्र ये भी एक नाटक है। श्री चंद्रावली नाटिका है। विशेष्य विस्मोस दस्य इसका भी पूछा जाता है। ये नाटक के प्रकार के दृष्टिकोण से ये भाण है। भारत दुर्दशा एक नाट्य राशक है। और नील देवी
जैसे कि नील देवी स्त्रीलिंग को दिखा रहा है, तो ये गीति रूपक है। अंधेर नगरी एक प्रहसन है, 1881 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सती प्रताप भी गीति रूपक है। प्रेम जोगनी एक नाटिका है और भारत जननी नाट्य गीत है, और ये इनके सन हैं। और अगर आप इनको और भी डिटेल से जानना चाहते हैं और ट्रिक से जानना चाहते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लें। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भारतेंदु युगीन नाटक, यानी कि भारतेंदु के अलावा इस युग में और कौन कौन से नाटककार थे। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं हम। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। मौलिक जो नाटक हैं उनमें विषयों की विविधता है। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग नाटक हैं इनके। और इसमें क्या किया गया है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। इसमें क्या है, इन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। जैसे कि आप देखते हैं कि बकरीद पर बकरा काटा जाता है, तो क्या है कि इस नाटक में क्या किया है, इन्होंने धर्म के नाम पर पशु जो बलि दी जाती है उसका विरोध किया है। विशेष विस्मोस दस्से में क्या किया है, इन्होंने देसी राजाओं की दुर्दशाओं का चित्रण किया है। जो कि हमारे देसी राजाएं थे उनकी क्या दशा थी उसका चित्रण किया है। और भारत दुर्दशा में अंग्रेजी अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपण किया है। भारत दुर्दशा यानी कि अंग्रेजों ने भारत की क्या दुर्दशा की है इसका निरूपण किया है। नील देवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया है। नील देवी एक गीति नाट्य है, तो इसमें क्या किया गया है, तो नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया है। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है। तो आप ऐसे ये अपने नोट्स बना लें ऐसे, और इसी के सामने इसका जो मैं अब बता रही हूँ वर्ण विषय वो आप इसे आगे लिख लें। इस तरीके से आपके एक ही जगह पर नोट्स। और अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारा डाल रखा है। चंद्रावली नाटिका में, चंद्रावली क्या है, एक नाटिका है। प्रेमा भक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास किया गया है। भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब सुधारवादी दृष्टिकोण। अब आपसे पूछ ले कि भारतेंदु जी के नाटकों की प्रवृत्ति क्या थी, तो उनका क्या था, एक सुधारवादी दृष्टिकोण था। दूसरा क्या था, राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति। ठीक है। और तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा। क्या किया उन्होंने, एक तो राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई, दूसरा जो उस समय की समस्याएं थी उनको जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की। उनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। और चौथा क्या हो जाएगा, भारतेंदु जी के जो नाटक हैं वो जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं तथा उनका प्रधान स्वर उपदेशात्मक है। भारतेंदु जी के नाटकों का प्रधान स्वर क्या है, उपदेशात्मक है। अतीत गौरव एवं ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज भारतेंदु युग में ही पड़ गया था, जिसका विकास प्रसाद युगी नाटकों में दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास किया और पारसी थिएटर की व्यावसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, पारसी थिएटर की व्यावसायिक यानी कि पारसी जो थिएटर था उसने एक व्यवसाय बना हुआ था, उसकी मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों एवं गीतों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करके हिंदी नाट्य काव्य को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का स्तुत्य प्रयास किया। जैसे कि हम सब लोग क्या करते रहते हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, तो एकदम सरासर पाश्चात्य संस्कृति सारे, जैसे कि हम ओढ़ने पहनने में, खाने पीने में पाश्चात्य चीज़ों का अनुकरण कर रहे हैं, तो कई लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन भारतेंदु जी ने क्या किया कि जो इन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का क्या किया, समन्वय स्थापित किया। यानी कि दोनों के अंदर सामंजस्य बैठाया, ये ना तो एक को बुरा बताया और ना ही एक को अच्छा बताया। और इन्होंने नाट्य काव्य को एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया। अब ये था हमारा, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे पहले वाली वीडियो में।
लेकिन ये है आज का हमारा भारतेंदु युगीन नाटककार। तो भारतेंदु काल के अन्य नाट्यकारों में कौन-कौन प्रमुख है, आप ये नाम लिख लेंगे। ये मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाई है कि कई बार एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन-सा नाटककार भारतेंदु युगीन का है। तो आप लिखेंगे भारतेंदु युग में सबसे पहले भारतेंदु जी आ जाएंगे, उसके बाद लाला श्रीनिवास दास, उसके बाद राधा कृष्ण दास, उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट, उसके बाद राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, एमजीपी श्री वास्तव। तो ये नाटककार हैं जो भारतेंदु काल के नाटककार हैं। इनको आप अलग से नोट्स बना लेंगे। अब देखो लाला श्रीनिवास, सबसे पहला नाम आता है लाला श्री निवास दास। तो इनके नाटक कौन कौन से हैं, अब हम इन्हें ढंग से पढ़ेंगे। नंबर 1 आप डाल लेंगे। लाला श्री निवास दास ने 4 नाटकों की रचना की। ऐसे तो आपको एक आध और भी मिल जाएगा, आप जितनी भी बुक छानोगे उतने ही आपको नाटक मिल जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं यहीं बता रही हूँ। मैंने कितने 4 बार एस्टेट, यूजीसी नेट, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं मैंने उत्तीर्ण की हैं, वो सब में क्या है कि सभी मैंने यही इसी बुक से पढ़ा था और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता है। तो लाला श्रीनिवास दार ने 4 नाटकों की रचना की। कौन कौन से हैं? श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। कैसे याद रखोगे? जो लाला श्रीनिवास दास हैं वो लाला श्रीनिवास का जो प्रहलाद है वो तप्ता, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता के स्वयंवर में तपता है। यानी कि जो प्रहलाद है वो तपता है किस किस में? रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता के स्वयंवर में तपता है। इस तरीके से आप ट्रिक याद करेंगे, लेकिन शुरू में आप नाटककार के नाम से ट्रिक बनाएंगे ताकि आप भूलें नहीं। अब रणधीर प्रेम मोहिनी जो इनका एक इम्पोर्टेंट नाटक है, उसकी रचना 1877 में हुई और उत्कृष्ट कोटि की रचना है। तो अब जब इनके 4 नाटक है तो सबसे महत्वपूर्ण नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, और इसी से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जिसका नायक अपने शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करता है। संयोगिता स्वयंवर उनका ऐतिहासिक नाटक है। अब आपसे पूछे कि लाला, अब आप कैसे करेंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं? भारतेंदु युगीन नाटककार, नंबर 1 आप लिखेंगे लाला श्रीनिवास, फिर लाला श्रीनिवास के बाद नंबर 1 लिखेंगे इनका श्री प्रहलाद चरित्र, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे तप्ता सौरन, और तीसरे नंबर पर लिखेंगे रणधीर मोहिनी, और नंबर 4 पर आप लिखेंगे संयोगिता स्वयंवर। अब आपको इसने रणधीर प्रेम मोहिनी के बारे में क्या बताया इसके सामने लिख देंगे, और जो संयोगिता स्वयंवर है ये इनका एक ऐतिहासिक नाटक है, इसके सामने इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास। मैं ट्रिक भी साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के एक अन्य लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं, और राधा कृष्ण दास जी जो थे भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे ये। इन्हों इनके उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं। अब राधा कृष्ण दास नंबर 2 पे कौन सा आ जाता है? भारतेंदु युगीन जो नाटककार है नंबर 2 पर कौन सा आ जाएगा? राधा कृष्ण दास। इनके नाटक कौन से हैं? नंबर 1 महारानी पद्मावती, इसकी ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको, पद्मावती। और नंबर 3 पर आप नंबर 1 महारानी पद्मावती, नंबर 2 पे आप लिखेंगे धर्मालाप, और नंबर इनके जो सन है ना, इनके ऊपर आपको ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उस समय के जो नाटक थे इनके ज़्यादातर जो सन है ये गड़बड़ है। तो जिनका आपको दिया गया है आप उसी की याद कर लें। नंबर 3 पर आपका हो जाएगा महाराणा प्रताप, और नंबर 4 पर हो जाएगा दुखिनी बाला। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स बना लेंगे और इन्हीं के सामने इनकी वर्ण विषय भी साथ साथ लिखते जाएंगे। याद कैसे करेंगे? राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास राधा कृष्ण दास की एक रानी है महारानी पद्मावती, जो धर्म की बातें करती है। किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ। और उसकी जो धर्म की बातें हैं वो दुख से भरी हुई हैं, एक दुखिनी बाला है। या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि महारानी पद्मावती एक दुखिनी बाला है जो महाराणा प्रताप से धर्म से संबंधित बातें करती है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और जो महाराणा प्रताप इनका नाटक है वो 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें से महाराणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से राधा कृष्ण दास जी के ऊपर अगर कोई नाटक पूछा जा सकता है तो ये महाराणा प्रताप पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इनका सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो ये महाराणा प्रताप का जो है सर्वश्रेष्ठ ये इनका राधा कृष्ण दास जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, और इसमें राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, और ये 1897 में प्रकाशित हुआ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये भारतेंदु युग का दूसरा कवि था। पहला हमने अभी पढ़ा, तो ये आप देख लेंगे। सबसे पहला था आपका ये लाला श्रीनिवास दास, नंबर 1 पर लाला श्रीनिवास दास, नंबर 2 पर राधा कृष्ण दास, और नंबर 3 पर आ जाएगा आपका बाल कृष्ण भट्ट। तो ये आपको याद हो, अगर जब हमने कविताएं पढ़ी थी तो भारतेंदु मंडल के कवि में भी इनके नाम आए थे, जो हमने देखे अभी। ठीक है, तो नंबर 3 पर आपका आ जाएगा बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में। अभी हम भारतेंदु युगीन नाटककार पढ़ रहे हैं। मैं फिर आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको परेशान नहीं होना है। भारतेंदु युगीन नाटककार, ठीक है। नाटक को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रसाद युगीन नाटककार, और उसके बाद प्रसादोत्तर नाटककार। तो बालकृष्ण भट्ट आप ऐसे ही हेडिंग बनाएंगे, नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट, उसके नंबर 1 पर लिखेंगे दमयंती स्वयंवर, नंबर 2 पर लिखेंगे वृहनला, और नंबर 3 पर लिखेंगे वेणी संहार, और नंबर 4 पर कलिराज की सभा, नंबर 5 पर शिक्षादान, फिर रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये इनके नाटक हैं, और इनके अलावा अगर आप कहें तो मैं और भी नाटक इनके लिखवा सकती हूँ। इसके बाद नंबर 3 पर हम बता रहे हैं बालकृष्ण भट्ट के। तो जो यहाँ है वो तो आप यहाँ से लिख लें, ये सारे आप लिख लेंगे। फिर कलिराज की सभा भी हो गया, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। इसके अलावा आपको और लिखने हैं, तो मैं बता रही हूँ जैसा काम वैसा परिणाम। आप और आगे लिख सकते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम। और मेरे से ये रचनाएं लिखने के बाद आपको और कहीं भी एक भी रचना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा काम वैसा परिणाम। मैंने जब अपने यूजीसी नेट की तैयारी की थी तो कम से कम 1000 से भी ज़्यादा नाटक उपन्यास, लगभग 1000 के आसपास मैंने, नहीं तो 700-800 के आसपास, तो इतने इतने उपन्यास मैंने याद किए थे। तो अभी इसी के देख लेना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने ये आपको लिखवाया। जैसा काम वैसा परिणाम। आचार विडंबन, आप अगला लिखेंगे इन्हीं का, आचार विडंबन, ये बालकृष्ण विडंबन, ये बालकृष्ण भट्ट का ही है नाटक। और उसके बाद आ जाएगा नल दमयंती, आप लिखते जाएं नल दमयंती। और नेक्स्ट है नल दमयंती के बाद सीता वनवास। नेक्स्ट आप लिखेंगे सीता वनवास, ये आप नोट कर लें, सीता वनवास। और उसके बाद है ये शिशुपाल वध। जो शिशुपाल वध है, ये रचना इनकी संस्कृत से अनुवाद है, शिशुपाल वध। इसके सामने आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, संस्कृत से अनुवाद किया है इन्होंने, संस्कृत से अनुवाद, ये मैं बोल रही हूँ, आप लिख लें, संस्कृत से अनुवाद। तो ये थे, मैंने कितने आपको बता दिए हैं। नंबर 3 पर भारतेंदु युगीन नाटककार जो आता है बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अगले जो है इसी युग के जो नाटककार आते हैं, राधाचरण गोस्वामी। तो राधाचरण गोस्वामी जी के अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, और इनकी और रचनाएं अगर इसमें कम हैं तो मैं और भी लिखवा दूंगी। राधाचरण गोस्वामी ने प्रहसनों की रचना में नाम कमाया। मतलब प्रहसन, अब आपसे पूछ ले कि भारतेंदु युगीन कौन सा नाटककार था जिसने ज्यादातर प्रहसन लिखे, तो राधाचरण गोस्वामी जी थे ये, ठीक है। और एक जीपी श्रीवास्तव का नाम आता है, इन्होंने भी इसी प्रकार के लिखे हैं। तो इन उनके लिखे प्रश्नों में से कुछ के नाम हैं, तन मन धन गोसाई जी के नाम आप लिख लें, तन मन धन नंबर 1 गोसाई जी के नाम, गोसाई जी के अर्पण, ये पूरा इकट्ठा ही है। दूसरा है बूढ़े मुंह मुआसे लोग देखे तमाशे, इंपॉर्टेंट रचना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो नंबर 1 पर तो आपका ये हो गया तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। दूसरा हो गया बूढ़े मुंह मुआसे लोग देखे तमाशे। तीसरा आप लिख लेंगे अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर। फिर मैं इनकी ट्रिक भी बता दूंगी आपको। और सती चंद्रावली,
ठीक है। तो ये थे इनके, कुछ और ज़्यादा नहीं है, इनके दो ही यही फेमस हैं। और इनको याद कैसे करेंगे आप, कि राधाचरण गोस्वामी जी जो हैं तो अपना तन मन धन सब कुछ गोसाई जी को अर्पण कर देते हैं। जब वो अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो बूढ़े मुंह मुआ से लोग देखे तमाशे, मतलब बूढ़े और सभी लोग उसके मुंह की तरफ तमाशा देखने लग जाते हैं। ऐसे आप ट्रिक से याद करेंगे। और इसका कैसे याद करेंगे आप, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट यानी कि बाल कृष्ण, कृष्ण जी जो है दमयंती स्वयंवर और वृहनला, दमयंती और वृहनला, वृहनला आपका पता है ना, द्रौपदी का नाम था जब वो अज्ञातवास में रहते हैं तब। तो दमयंती स्वयंवर और वृहनला वेणी संहार, तीन वेणी वाणी का संहार करती हैं, यानी कि वाणी से बोलती हैं। कहाँ पर, कलिराज की सभा में। और क्यों बोलती हैं, शिक्षा का दान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। वो शिक्षा का दान करने के लिए, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये आपको वैसे भी याद हो जाएंगे अगर ट्रेक नहीं बनाते हैं तो। जो बाल कृष्ण भट्ट है, यानी कि बाल मीन्स बच्चे, बच्चे बाल विवाह कर करके भी गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, रेल का विकट खेल भी खेलते हैं, और शिक्षा के बारे में आपस में टीचर बन बन कर भी खेलते हैं, कलिराज की सभा की तरह इकट्ठे होकर भी खेलते हैं। और ये दमयंती स्वयंवर और वृंदा वेणी संगार, ये आप तीनों वैसे भी याद रख सकते हैं। तो याद करने की बहुत सारी ट्रिक होती हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी नंबर 4 पर थे, तो ये दोनों मैंने इनको बता दिया है। एक ये रहा नीचे जो मैं अभी लिखवा रही थी, प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोली है। तो आपसे पूछे कि तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, यानी कि इस नाटक का प्रमुख विषय क्या है। तो इस नाटक में उन्होंने क्या किया है, धर्म गुरुओं की पोल खोली है। तथा जो ये दूसरा नाटक है, बूढ़े मुंह मुआसे लोग देखे तमाशे, इसमें क्या किया है इन्होंने, स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर किया है। ठीक है, उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की है। अब आपसे पूछे कि राधाचरण गोस्वामी जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो अमर सिंह राठौर इनका ऐतिहासिक नाटक है। सती चंद्रावली भी इनका ऐतिहासिक नाटक है, और श्री दामा भी इनका ऐतिहासिक नाटक है। इनमें से अमर सिंह राठौर को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो सारा सब कुछ मैंने यहीं पर आपको बता दिया है। और नेक्स्ट आता है इसी श्रृंखला में नंबर 5 पर गोपाल राम गहमरी, इनके नाटक जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और प्रश्न भी पूछा जाता है। गोपाल राम गहमरी ने सामयिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना की। देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की, सबसे पहले आप इनके, पहले तो वैसे ही नंबर 5 पर राधाचरण गोस्वामी हेडिंग डालेंगे, उसके बाद नंबर 1 पर देश दशा लिखेंगे, नंबर 2 पर लिखेंगे जैसे को तैसा, नंबर 3 पर लिखेंगे विद्या विनोद, और ठीक है, ये इनके हैं गोपाल राम गहमरी के। मैं कुछ और भी नाटक आपको दिखाती हूँ, वो इनके नाटक नहीं, ज़्यादातर इनके उपन्यास है। तो गोपाल राम गहमरी के यही नाटक हैं, इनके बहुत ज़्यादा नाटक नहीं है, इनके उपन्यास ज़्यादा हैं। ठीक है, तो गोपाल राम गहमरी पर आप नंबर 5 पर हेडिंग डालेंगे देश दशा, यानी कि जो आज के गोपाल हैं हमारे, उन्होंने देश की दशा कर रखी है। और जैसे को तैसा, मतलब आज के जो गोपाल हैं वो देश की दशा कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे को तैसा, विद्या के साथ विनोद करते हैं, पढ़ाई में उनका कोई मन नहीं लगता है। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। तो देश दशा, देश की दशा किसने बिगाड़ रखी है, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन है। तो सरकारी कर्मचारी तो आपको भी पता है क्या करते हैं। जैसे को तैसा तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक हैं, यानी कि जैसे को तैसा और विद्या विनोद ये व्यंग्य नाटक हैं। भारतेंदु युग का ये एक अगले नाटक आते हैं, नाटककार आते हैं नंबर 6 पे, जीपी श्रीवास्तव। नंबर 6 पे कौन आ जाएगा, जीपी श्रीवास्तव, और का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने जिन प्रश्नों की रचना की उनमें, अब इनके नाटक आप देख सकते हैं, उलट फेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का आदि उल्लेखनीय रचनाएं माने जाती हैं। और इनकी और भी अभी मैं लिखवाती हूँ, आप लिखते जाइए। नंबर 6 पे जीपी श्रीवास्तव का, नंबर 1 पर लिखेंगे उलटफेर, नंबर 2 पर दमदार आदमी, यानी कि जीपी श्रीवास्तव जो है एक उलटफेर करने वाला दमदार आदमी है, जो हर जगह पर गड़बड़ कर देता है। वह न तो कुर्सी का है और न ही घर का न घाट का।
ऐसा आदमी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी रचनाएं याद कर सकते हैं। और इनके अलावा जो है नंबर 6 पे यही इनके एक दो और नाटक है। नाक में दम, आप ये भी इसका नोट कर लें, नाक में दम, ये भी इन्हीं का नाटक है, नाक में दम। उसके बाद है भूल चूक चेड़व, ये भी आप लिख लें, भूल चूक चेड़व। आपका एक भी नाटक यहाँ से छूटेगा नहीं, भूल चूक चेड़व। और फिर है चोर के घर छिछोर, चोर के घर छिछोर, छी छोर, चोर के घर छिछोर, ये भी आप एक बार अपना नोट कर लें। और ये सारे मैंने बता ही दिए हैं, 3-4 जो यहाँ हैं, और ये भी याद कर लें। इनको आप याद कैसे रखेंगे? जीपी श्रीवास्तव उलटफेर करने वाला दमदार आदमी है, गड़बड़ी मचाता है, न कुर्सी का है न घर का है, और वह भूल चूक करता रहता है, इसलिए उसने नाक में दम कर रखी है। वह तो ऐसे है जैसे चोर के घर छिछोर। इस तरीके से आप इनके ये नाटकों को लिख सकते हैं। और इसी श्रृंखला में सबसे लास्ट है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। पांडे बेचैन शर्मा 6 नंबर 7 पर आ जाएगा। पांडे बेचैन शर्मा उग्र नंबर 7 पर आ जाएगा। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, ये आप नाटककार का नाम लिख सकते हैं। इनके नाटकों भी भारतेंदु युगीन नाटककार में रखा जाता है। उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों यानी कि अस्वस्थ परंपराओं एवं विद्रूपताओं को उजागर किया है। उनके प्रश्नों में प्रमुख है चार बेचारे, चार बेचारे और उजबक, चार बेचारे उजबक। और इसके अलावा एक है इनका चुंबन, और नेक्स्ट है इनका डिक्टेटर, डिक्टेटर। ये इनके 4 नाटक हैं, ज़्यादा नहीं है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। और इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से क्या किया? जो समाज की कुरीतियाँ थी, जो अस्वस्थ परंपराएं थी, उन सबको इन्होंने क्या किया? उजागर किया। तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र जो क्या है, ये चार बेचारे उजबक और चुंबन, चार बेचारे उजबक होकर चुंबन डिक्टेटर को करते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये थे भारतेंदु युगीन नाटककार। अब इनकी कुछ प्रमुख जो हैं ये बातें अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने साथ साथ आपको बता दिए हैं। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, अब भारतेंदु युग के नाटक की आपसे प्रवृत्तियां पूछे तो भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया गया। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव को नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक प्रेषित किया गया। अब आपसे पूछ ले कि नाटकों का महत्व बताइए, भारतेंदु युग नाटकों की विशेषता बताइए, तो नंबर 1 तो ये हो गया, और नंबर 2 पर क्या था? समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव को नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित किया। प्रश्नों का मूल उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना था, नंबर 3 लिख सकते हैं। और नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं आदर्श पात्रों की सृष्टि में नाट्यकारों का विश्वास था तथा नाट्य कला की दृष्टि से हिंदी नाटकों के लिए नवीन मार्ग का अनुसंधान कर रहे थे। और एक और देख लेते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी जैसे नाटक से लाला श्रीनिवास दास ने दुखांत नाटकों की रचना प्रारंभ की। अब ये पूछा जाता है कि पहला दुखांत नाटक कौन सा है, तो ये है रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतेंदु युगीन नाटकों में विषयों की विविधता थी, किंतु टेक्निक में अभी सुधार की आवश्यकता थी। नाटक आपको पता है कि नाटक क्या है, रंगमंच पर अभिनीत किए जाते हैं, तो इसमें अभी टेक्निक की थोड़ी कमी थी। और रंग संकेत भी इन नाटकों में मिलते हैं, किंतु वे अधिक प्रभावकारी नहीं है। कुल मिलाकर भारतेंदु युग हिंदी नाटकों के विकास का प्रथम पड़ाव माना जा सकता है। और भारतेंदु जी के इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। अब यहाँ से आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये किस लेखक की पंक्तियाँ हैं, तो क्या कहा रामविलास शर्मा जी ने? भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, ठीक है, पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। विभिन्न भाषाओं से अनुदित नाटकों ने हिंदी नाटकों को नई दिशा प्रदान करने की सहायता की तथा हिंदी
प्रेमी अन्य भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य कृतियों से परिचित हो सके। मतलब क्या कह रहा है कि जो भारतेंदु युग में जो अनुदित रचनाएं लिखी गई, उनके माध्यम से क्या हुआ कि लोग दूसरी भाषाओं के बारे में भी दूसरी भाषाओं के जो श्रेष्ठ नाटक थे उनसे परिचित हो सके। ठीक है। और भारतेंदु जी ने अपने नाटकों से हिंदी नाट्यकारों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया और नवीन विषयों पर नाटक लिखने की प्रेरणा दी। तो ये थे भारतेंदु युगीन नाटक। आप इन्हें आराम से अपने नोट्स बनाएं। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमए और बीए वाले बच्चों के लिए, जहाँ पर भी ये सब्जेक्टिव पेपर होता है।